अब देखिए कैसा है सर कि ये राजगुरु जी के घर से हैं। ये राजगुरु जी के घर से हैं। दादा, मैं सिर्फ एक रिलेशन बताना चाहता हूँ पब्लिक को, इनके पिता के पिता उनके पिता के भाई, जो पिता के पिता का भाई थे, इनके दादाजी के भाई थे। दादाजी का, इन शॉर्ट है कि इनके दादाजी के भाई थे। और कभी भी ऐसा होता है ना कि जब हम मेरे ही घर का कोई व्यक्ति अगर प्रशंसनीय होता है तो हमें उतनी प्रशंसा करने नहीं जमता, क्योंकि ऐसा लगेगा ना कि मेरे घर के थे इसलिए मैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अभी जैसे सेलिब्रिटी की बात होती है तो हमारे लिए पूरे देश में राजगुरु जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, मंगल पांडे जी, चंद्रशेखर आजाद जी, इनके जो डीएनए से अभी के लोग हैं, इनसे बड़े सेलिब्रिटी सर हम किसी को नहीं मानते। क्या बात है, सुनिए, इतने इनसे सेलिब्रिटी नहीं है, क्योंकि मतलब इनके पूर्वजों ने हमारे देश के लिए जान दी है। मैं किसी हीरो से इंस्पायर नहीं होता, आपसे होता हूँ क्योंकि आपने महाभारत में वो एक राह दिखाई है, इसलिए वहां होता हूँ। लेकिन जो शुक्र है, नहीं तो रास्ते में मिलते बोलते कौन है आप। okay. तो इन लोगों के साथ बैठ के ना सर एनर्जी आ जाती है और फीलिंग आने लगती है कि यार ऐसे ऐसे घर से लोग हैं, कुछ तो हमारे, हम उस समय क्यों नहीं पैदा हुए, पछतावा होता है। तो राजगुरु जी के बारे में मैं बताता हूँ सर इतना कि राजगुरु जी जब इस शिवराम हरि राजगुरु जी आए थे तब से नहीं, इनका वंश बहुत पहले से पवित्र रहा है सर। पूना में एक गांव है चाकण, जहाँ पे पंडित कचेश्वर जी हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी और मतलब लोगों में उनका बहुत मान सम्मान था और पूजा पाठ, मंत्र, वेद, शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे वो। और एक समय ऐसा आया कि चाकण में अकाल पड़ा। तो अकाल में बहुत सारे और दूसरे लोग अपने अपने तरीके से, बारिश कैसे हुई, पहले तो बहुत सारी चीजें की जाती थी, लोग मतलब विज्ञान से ज्यादा लोग इन सब चीजों में भी रूढ़िवादी परंपरा भी अपनाते थे। तो सब प्रयास किए तो नहीं हुआ, तो सब मिलके आके पंडित कचेश्वर जी से प्रार्थना की कि आप ही के हाथ में, पंडित जी आप ही कुछ कीजिए अकाल, हाँ, कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो उन्होंने लगाई अपनी यज्ञ वगैरह, जो उनकी विधि, जो उनके ज्ञान और मंत्रों में ताकत थी, वो उन्होंने दिखाया और 2 दिन तक निरंतर पूरा उस क्षेत्र गुंजायमान हुआ मंत्रों से। और तीसरे दिन सुबह घनघोर बरसात शुरू हो गई और वो बारिश अनवरत चलती रही कई दिन तक। तो ये चीजें कमी पूरी हो गई, जो पानी की कमी पूरी हो गई। फिर धीरे धीरे कचेश्वर जी की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई और ये बात पहुंची छत्रपति शाहू जी महाराज तक, जो शिवाजी के पोते थे। तो उन्हें लगा कि यार ऐसा कोई अपने क्षेत्र में है तो मुझे दर्शन करना चाहिए। और उस समय शाहू जी का झगड़ा चल रहा था अपने सौतेले चाचा राजा राम की पत्नी के साथ सिंहासन को लेकर, तो परेशान भी चल रहे थे वो। तो पहुंचे कचेश्वर जी के पास, तो इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सही रास्ते पे हैं शाहू जी, आपकी विजय होगी और जनता के प्रति आपका जो प्रेम है वही आगे बरकरार रहेगा। और अंत में शाहू जी विजयी हुए तो उन्होंने इनका बड़ा मान सम्मान किया कि आप सच में देव पुरुष हैं जो हमारे इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और हमारे समय पे आपने जन्म लिया है। तो मैं आपको चाह रहा हूं कि एक गांव, खेड़ गांव की कुछ भूमि और 3 गांव उपहार में दे दिए थे। तो कचेश्वर जी इतने महान धर्मात्मा थे कि उन्होंने बोला मैंने उपहार के लिए सब नहीं किया है, मुझे उपहार नहीं चाहिए, माफ कीजिए। तो शाहू जी ने निवेदन किया कि कम से कम जो मैं भूमि दे रहा हूँ वहां पे रहना स्वीकार कर लीजिए। तो खेड़ में वे रहना स्वीकार किए, खेड़ में रहना स्वीकार किए और उन्होंने बोला कि आप हमारे राज के गुरु का पद स्वीकार कीजिए। तब से वो सरनेम राजगुरु पड़ा है सर। अच्छा, गुरु, हाँ ये बात मैंने भी पढ़ी है। ऐसी बात होती है कि जब कोई गुरु मिलता है तो कोई शिष्य बोलता है कि आप मुझे दीक्षा दे दो, आप मेरा मतलब मुझे शिक्षा दो, मैं हाँ, दीक्षा दे दो मुझे। गुरु बोलता है, हाँ, मतलब मुझे शिष्य करके स्वीकार करो, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका ये स्वीकार करो। तो फिर कचेश्वर जी ने उनको दीक्षा दे दी और फिर उन्होंने उनको राजगुरु के नाम से पुकारना चालू कर दिया। तो वो ये जो वंशज थे, मतलब हाँ, ये राजवंश आगे बढ़ता हुआ 7वीं पीढ़ी में हुए पंडित हरिनारायण जी, उनकी पत्नी थी पार्वती जी, उनके पुत्र थे बड़े पुत्र दिनकर जी और छोटे राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु। तो 14 अगस्त, जैसे सर ने बताया, 14 अगस्त 1908 का इनका 24 अगस्त 1908 का इनका जन्म हुआ। उस दिन सावन का पहला सोमवार था, इसलिए नामकरण शिवराम पड़ा। और महाराष्ट्र में अपने नाम के साथ में पिताजी का नाम जरूर लगाते हैं सम्मान स्वरूप। तो हरिनारायण का हरि और राजगुरु जो संभाजी से मिला हुआ, शाहू जी से मिला हुआ था। तो इस तरह एक पवित्र आत्मा का जन्म
पंडित शिवराम हरि राजगुरु के रूप में हुआ। इनकी माँ इनको बापू साहब कहती थी, क्योंकि एक संत ने एक घटना के दौरान बताया था कि ये शिव के अंश हैं, और ज्योतिषियों ने भी हरिनारायण जी को बता दिया था कि आपका ये पुत्र पूरे देश का नाम रोशन करेगा, लेकिन अल्पायु है। और ये जब छोटे ही थे, शायद 6 साल के सर, तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और दिनकर जी के ऊपर तब पूरा घर का भार आ गया था। तो दिनकर जी जब इन्हें स्कूल भेजते थे राजगुरु जी को, तो वो ये अपेक्षा करते थे कि राजगुरु जी पढ़ लिख ले थोड़ा सा, ताकि कल को अपने परिवार को सेटल करने के लायक हो जाए। तो राजगुरु जी सब पढ़ते थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे। अंग्रेजी बोलते थे नहीं, मुझे ये पढ़ना ही नहीं है। और उसी समय अपने यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे हिंदुस्तान में हुआ। लोगों ने घर, स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए, सरकारी चीजें ठुकराई जाने लगी। महात्मा गांधी जी को भी बंदी बना लिया गया, और पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये लोग बड़े फेमस हो रहे थे बंद करवाने के लिए। तो बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरी पब्लिक गई कलेक्ट्रेट में कि आप ऐसे अत्याचार कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में पूरी पब्लिक को लाशों से भर दिया गया। ब्रिटिश पुलिस ने सबको मार दिया। इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल के दिन एक मीटिंग बुलाई गई थी 1919 को जलियांवाला बाग में। अच्छा, उसी की मीटिंग थी, और 6000 पुरुष, बच्चे, महिलाएं सब थी सर। बाद में ऑर्डर डायर का आया, 90 सैनिकों को लेकर वो चारों तरफ आया। किसी को उसने चेतावनी भी नहीं दी कि आप लोग ये मीटिंग बंद कर दीजिए, नहीं तो हम गोली चला देंगे। उसने सीधा चारों तरफ से सैनिकों को घिरवाया, बंदूक ओपन किया और बोला फायर। जैसे वो फायर का सीन हुआ, कुछ ही देर बाद में पूरा जलियांवाला बाग जिंदगी के लिए तड़प रहा था। बच्चों के सर, कान वहां पड़े थे, नाक वहां टूट के गिरी थी, हाथ वहां लोथड़े, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग उठने, जिंदगी सिसक रही थी उस जलियांवाला बाग में। और उस समय राजगुरु जी जहाँ पढ़ते थे, तो टीचर्स लोग ये बात करते थे वहां पर, यार ऐसे अत्याचारी अंग्रेजों को तो मैं होता तो गोली मार देता। मतलब हर किसी का अपना अपना आक्रोश था, और जिसके वश में जितना था उतना करता था। तो राजगुरु जी ये सब सुनते थे। अब उम्र कम थी, इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन उनको इतना आकलन जरूर करते थे कि ये गोरे हमारे देश में अत्याचार कर रहे हैं और इनके खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो 10-11 साल के, 1919 की बात है। बाद में जब उनके भाई ने उनको बोला कि नहीं पढ़ोगे तो आगे आप सर्विस कैसे करोगे, घर कैसे चलाओगे, तो एक दिन क्रोध में उन्होंने बोला कि तुम घर से निकल जाओ। बराबर सर। तो ये घर छोड़कर निकल गए। शायद ये 1924 की बात है, 15 साल की उम्र में। अच्छा, एक और संयोग देखिए, इसी उम्र में चंद्रशेखर आजाद जी भी घर छोड़े थे। अच्छा, दोनों वो छोड़ के मुंबई आए थे। वे दोनों मिले आपस में? हाँ, ये 3 आने इनके पास था। जैसे तैसे निकले, नासिक में गए, वहाँ एक आश्रम में कुछ दिन गुजारे। फिर इनका मन नहीं लगा कि बोले जीने खाना ही के लिए थोड़ी घर छोड़े थे हम। फिर जैसे तैसे काशी पहुंचे। काशी में पहुंचकर वहाँ सर ने बताया अहिल्याबाई का जो एक होलकर जी का आश्रम था, वहां पर जोशी जी जो थे वो हरिनारायण जी के मित्र थे। तो उन्होंने देखा तो इनको अपने पास रख लिया कि आप रखिए, लेकिन इनको वहां पे मधुकरी के काम में लगा दिया। मधुकरी मतलब कि मांग के खाना है। अच्छा, भिक्षा मांग। जैसे मेरा आश्रम है, 20 बच्चे हैं, तो मैंने सबको बता दिया 5 बच्चे ये घर से मांगेंगे, ये मतलब भिक्षाम देही। हाँ, तो ये इनको रास नहीं है। बोला यार ये क्या तरीका है मांग मांग के खाना। मतलब उनके स्वाभिमान को लगा ये हट मेरे से नहीं होगा। कुछ दिन किए तो फिर उदास रहने लगे। तो एक टीचर ने भापा कि राजगुरु जी उदास रहते हैं, पढ़ने में इनका मन नहीं लग रहा है। तो उस टीचर ने उनसे पूछा कि क्या, तो राजगुरु ने अपनी समस्या बताई। तो उसने क्या बोला, ठीक है मेरे घर पे आके कुछ काम कर लिया करो। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राजगुरु को समझ में आ गया कि ये मुझे नौकर बना लिया है। काम के बहाने ये मुझे नौकर बना के ओवर करवा रहा है, सिर्फ भोजन के बहाने। तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तब उनको सावरगांवकर जी मिले, फिर दोनों जन जाके फिर आगे मल्ल युद्ध ये सब हुआ, सीखा उन्होंने निशानेबाजी। उन्हें सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ थी सर, पूरी संस्कृत की सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ थी। सिद्धांत कौमुदी बड़ा है, सबके बस की बात नहीं है। एक बार ये जा रहे थे रास्ते से, तो इनको कहीं सुनाई दिया कि बगीचे में झगड़ा हो रहा है। तो झगड़े में इन्होंने देखा कि एक अंग्रेज एक व्यक्ति को मार रहा है, और जो मार खा रहा है वो वंदे मातरम चिल्ला रहा है। तो राजगुरु जी का कैसा था ना, उनका अंग अंग देश के लिए ही था। वंदे मातरम कान में पड़ा तो उनका पैर रुक गया। वो गए वहां भीड़ पे, देखने लगे कि एक अंग्रेज एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहा है।
तो ये जाके उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी लोग देख रहे हैं, बाकी सब खड़े होके देख रहे, किसकी हिम्मत सर, अंग्रेज हवलदार को भी हाथ लगाना मतलब आपने सीधा महारानी को हाथ लगा दिया है। तो ये जाके उसका हाथ पकड़ लिया अंग्रेज का कि भाई पीट क्यों रहे हो आप। तो बोला नहीं इस गार्डन में बैठा है, मैंने बोला उठने के लिए, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस तरह की बातें उसने किया। तो वो बोला कि नहीं आपने गलती की है, आप अभी माफी मांगिए इनसे। तो दूसरे हाथ से वो पुलिस राजगुरु जी को मारने गया तो इन्होंने पीट दिया बुरी तरह, बहुत मारा, मतलब लातों घूसों से बहुत मारा। और जब घायल हो गया तो उस व्यक्ति को उठाया और लेके साथ में चले गए। तो बातें निकलते गई तो उस व्यक्ति को पूछे कि आपके मुंह से वंदे मातरम निकल रहा था, तो उसने कहा कि आप भी देशभक्त लगते हो। बोले नहीं मैं भी सोच रहा हूँ कि देश के लिए कैसे कुछ किया जाए। तो उन्होंने बताया कि मुझे बनारस इस ये क्षेत्र में इसीलिए भेजा गया है कि मैं क्रांतिकारियों को खोज सकूं। तो राजगुरु जी चाहे उठे, बोले यार मुझे बताओ कैसे। हाँ मैं उसीलिए मैं जी ही रहा हूँ। तो बोले मेरा नाम विश्वनाथ वैशंपायन है और मैं आपको आजाद जी से मिलाता हूँ। तो वो उनको, सही है ना सर, ऐसे ही है ना, तो वो उनको आजाद जी से बोले मिलाता हूँ। तो राजगुरु जी चौंक पड़े कि चंद्रशेखर आजाद मिलेंगे मुझसे, क्या ये सच है? वो बोले बिल्कुल मिलेंगे, आपके जैसे ही वो भी हैं और आपके जैसे ही लोग उनके साथ काम करते हैं। तो राजगुरु एकदम मन प्रसन्न, गए आजाद जी से जब मिले तो आजाद जी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया कि भैया आप ही के जैसे लोग हमें चाहिए। और आजाद जी ने उनका नाम रख दिया था रघुनाथ। राजगुरु जी दरअसल ये लोग ओरिजिनल नाम से नहीं चलते थे ना, नाम छुपा के तो उनका नाम रघुनाथ रखे थे। बाद में फिर धीरे धीरे गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप पेपर चलता था, वो आवाहन करते थे उसमें। और कोई बलवंत नाम से बहुत तीखे वार करता था अंग्रेजों पे लेख के माध्यम से। बलवंत नाम सुना मैंने। तो जब पहुंचे राजगुरु जी वहां पहुंचे कि यार मुझे प्रताप में भी जाना है, देशभक्ति से जुड़ी कोई भी गतिविधि में वो सबसे आगे कूदना चाहते थे, मतलब इतना एक्साइटमेंट था उनके अंदर। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिले, बोले यार मुझे मिलना है, आप कैसे, मुझे कुछ तो बताओ देश के लिए, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो गणेश शंकर जी ने बोला कि ठीक है मैं आपकी प्यास बुझा सकता हूँ, आप बलवंत के साथ काम करोगे। बोले कौन बलवंत? वो जो लिखते हैं? बोले हाँ हाँ वही। बोले अरे बड़ी कृपा होगी, देश के किसी काम आ सकूं। तो गणेश शंकर जी ने उनको बुलाया कि आइए, और मिलाया कि ये हैं बलवंत उर्फ सरदार भगत सिंह। बलवंत उर्फ सरदार, उनका नाम उन्होंने बलवंत रखा हुआ था। हाँ तो बलवंत मतलब भगत सिंह जी थे। हाँ भगत सिंह जी का वो लिखा करते थे, मेरी घंटी नहीं बजी, मैंने कहा बलवंत मैंने सुना है नाम, लेकिन भगत सिंह और हम उम्र भी थे। हम उम्र थे। आपस में दोनों जन सर प्रतिद्वंदी थे। कौन? सबसे पहले भगत सिंह और राजगुरु जी। अच्छा वहां से फिर प्रतिद्वंदी बन गई, मेरे को देश के लिए सबसे ज्यादा कौन क्या करेगा? भगत सिंह ये होनी चाहिए परंपरा। अगर आपको कुछ काम अच्छा काम करना है उसमें प्रतिद्वंदी बनो। लोग यहाँ पर बुरे काम के लिए प्रतिद्वंदी बनते, किसी भी काम के लिए प्रतिद्वंदी बन जाते, पैसा वैसा कमा के दिखाता। तो क्या आप बोलना चाहते हैं इनकी बात क्यों? भगत सिंह जी ने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है, लेकिन ये प्रतिद्वंदिता इतनी निश्चल और देशभक्ति से भरी हुई है कि मुझे दूसरा राजगुरु कभी नहीं मिलेगा। क्या बात। और इसके जैसा यार जिसको मिल जाए तो उसका जीना, जब तक जिएगा तब तक उसका जीना सफल है। तो उसके बाद फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बाद में जब राजगुरु जी ज्वाइन हुए थे तो एक गद्दार को मारने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने डन किया था कि एक गद्दार को सजा देनी है, और उस गद्दार का नाम था हसन निजामी, शायद मैं नाम थोड़ा मिस्टेक हो रहा होगा, वो दिल्ली से। तो उन्होंने एक नाम तो तय कर लिया था कि शिव वर्मा रहेंगे, दूसरा नाम कौन होगा। तो काफ़ी देर तक माथापच्ची करने के बाद एक जन ने सुझाया कि राजगुरु जी कैसे रहेंगे। उनका नाम सुनते ही आजाद जी चहक गए, एकदम परफेक्ट, आप जाइए शिव वर्मा जी, उनको ले उनके साथ हो जाइए। तो ये इनको लेके आए शिव वर्मा जी। अच्छा उनके पास एक ही पिस्तौल थी, और शिव वर्मा ने बोला कि 2 पिस्तौल तो होनी चाहिए, एक का निशाना खाली गया तो दूसरा बैकअप के लिए चाहिए। और पिस्तौल 10-15 दिन प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाई, मिलती नहीं थी वहाँ। तो शिव वर्मा ने बोला कि मैं लाहौर से लेके आता हूँ राजगुरु, तब तक आप रहिए, कहीं जाइएगा मत, यहीं रुकिए। वो लाहौर चले गए, इनसे इंतजार ही नहीं हो रहा था, मतलब इनको लगा वो गद्दार है तो साले को जीने का क्या हाल। हाँ ये उठे, दूसरे दिन पहुंचे दिल्ली, देखे उसका कार आया, निकला, ठाई से दे दिया। वो एक ही पिस्तौल। हाँ वो एक ही था, उसी से गोली मार दी। अच्छा गोली मार दी तो जा रहे थे देखने सही मरा कि नहीं, तो तब तक देखे पुलिस की भीड़, वो बड़ा आदमी था तो वहां से भागे। और भागने के बाद रेलवे की पटरी के बगल से भाग रहे थे तो वहां पानी खेतों में भरा पड़ा था। तो धीरे धीरे जब फिर देख रहे हैं कि लाइटें, पुलिस की आहट इनको सुनाई दी, तो एक पानी के अंदर ही वो चले गए, वहीं पे नहर जैसा था, वहां पे पूरी पुलिस आई, वहां से खोज के चली गई, नहीं पाए, वहां से वापस से कानपुर आ गए।
और शिव वर्मा तब तक लौट चुके थे। वो आके देखे कि राजगुरु जी नहीं है, तो आशंका से डर गए कि कहीं पकड़े नहीं गए, कुछ तो नहीं हुआ। तो राजगुरु जी भी बाद में मिल गए। तो शिव वर्मा जी ने उनको गले लगाया। उस समय 20-21 साल मुश्किल से उम्र थी राजगुरु जी की, 20 साल। और बाद में दूसरे दिन पेपर से पता चला कि वो हसन निजामी जिनको मारने गए थे उनके ससुर को मार दिए। हाँ, ये मैंने सुना कि गलती से किसी और को मार दिया। हाँ, तो फिर वो राजगुरु जी ने बहुत पछतावा किया कि मैं गलत नहीं कर सकता कभी किसी के साथ। किसी से सीख मिलती है, जल्दबाजी मत करो। उनके गलती का एक ये था सर, उनके महान विचार ऐसे थे कि एक बार दल को पैसों की आवश्यकता थी हथियार खरीद की, तो एक साधु दिखे जिनके गले में हीरों का हार था, मतलब हीरा हो। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने बोला कि ये अपने को चाहिए। तो ये और राजगुरु दोनों जन गए उस दल में, कीर्तन उर्तन करते थे। तो राजगुरु जी ने बताया कि आजाद जी ये बताइए कि ये हार हम पाएंगे कैसे। तो आजाद जी ने बोला कि यार 1-2 लोगों को दुनिया से उठाना पड़ेगा। तो राजगुरु जी बोले एक बात बताइए, एक धन प्राप्त करने के लिए, हार लेने के लिए निर्दोषों को मारना उचित है क्या? आजाद जी बोले यार बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो वापस जाते। लोग कंठी वंटी निकाल कर लौट आए वहां से, नहीं किया काम। चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े प्लानर। हाँ, वो सुनते थे सबकी, मतलब जितने भी उनके सब। अगर किसी ने रोका कि ये गलत है तो मान भी जाते। और जब HSRA फॉर्म हुआ तब राजगुरु जी का नाम M रख दिया गया। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उसमें सबको नाम दिया गया, भगत सिंह को रणजीत, सुखदेव जी को विलेजर, और चंद्रशेखर आजाद जी का नाम पंडित जी या नंबर 2, और ऐसे इनका नाम M रख दिया गया। तो ये डिस्टर्ब हुए राजगुरु कि सबको इतना बढ़िया बढ़िया नाम दिया है, रणजीत मेरे को M क्या है ये। तो बाद में आजाद जी से पूछिए हम M का है। M का है को है। बोले भैया M मतलब मराठा जो कभी पीछे ना हटता हो। बोले अच्छा ये बात है। तो फिर वहां से साइमन कमीशन जब आ रहा था, तो उसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय की सब जानते हैं, सैंडर्स द्वारा मार दिया गया। तो बाद में जब मीटिंग ली गई लाहौर के मजंग में 10 दिसंबर 1928 में, मजंग करके एक जगह का नाम था, हाउस लाहौर में मीटिंग हुई। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव राजगुरु ने दिया कि इन अंग्रेजों ने हमारे पुरुषार्थ को ललकारा है। लाला जी से हमारे आपसी व्यवहार कैसे थे, लाला जी से के विचार में हमारे में कितनी भिन्नता थी, इसको हमें नहीं देखना है। उन्होंने हमारे देश की नाक पे हमला किया, और जब तक मैं स्कॉट को मौत के घाट नहीं उतार देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। स्कॉट, हाँ, उसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज। तो आजाद जी इसके पास आया कि राजगुरु जी आप आजाद जी इनके पास आए कि राजगुरु जी उतावले मत होइए, लेकिन मैं आपकी बात से समर्थन करता हूँ। कई लोगों ने बोला भी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते हैं, पुलिस को मारने का मतलब पूरी पुलिस व्यवस्था हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो राजगुरु जी बोले फिर डर डर के ही रहो सब। अगर एक अंग्रेज हमारे इतने महान देशभक्त नेता को मार देता है और हम लोग कुछ ना करें तो किस फायदा क्या? हाँ, तो अंत में प्लान बना कि हाँ महाराज वो उसको मारना ही होगा। और राजगुरु ने बोला भी कि मारेगा भी मैं मारूंगा। हाँ, ये लोग गए, सब प्लानिंग किया। उसने पहले गोली से ही उन्होंने ढेर कर दिया, और संभवतः मुझे लगता है मर भी गए होंगे, क्योंकि वो गोली बहुत सटीक चली थी। बाद में फर्न जब पीछा किया उसको भी राजगुरु ने ही पटका, मल्ल युद्ध में थे ही ये। जो पीछा किया फर्न को इन्होंने पटका, चरण सिंह को आजाद ने गोली मारी। बाद में जब सैंडर्स मर्डर केस हो गया तो ये लोग लाहौर से जैसे तैसे दुर्गा भाभी जी के सपोर्ट से भगत सिंह साहिब और पंडा बन गए थे आजाद जी, और नौकर बन गए थे भगत सिंह के राजगुरु जी। हाँ, पहले उठाए नहीं, पहले उठाए जब भगत सिंह ने बोला ये इधर लाओ, इधर पटक दिए, बोले मेरे से नहीं होना है सब। तो भगत सिंह समझाया नहीं, बोले मैं दोस्त है तुम्हारा। तो भगत सिंह बोले चारों तरफ लाहौर में हमको पुलिस देख रही है, नाटक कर रहे हैं हम लोग, दोस्त ही हैं, थोड़ी देर के लिए नाटक कर ले। बोलते हाँ ठीक है करता हूँ फिर मैं। तो उठा के लेके गए। तो ये लोग बाद में लखनऊ में आजाद जी और राजगुरु जी उतर गए। और यहाँ हम नरम दल की बात कर सकते हैं। अंदरूनी के बीच में किसी का कितना प्यार था सर, प्यार से नरम दल गरम दल होता है। लेकिन एक पार्टी बोली कि मैं तो नरम दल हूँ, ये पार्टी गलत है। नहीं गलत है। राजगुरु जी के बारे में मशहूर है कि सोते बहुत थे। हाँ, ये भी मैंने कहानी सुनी, आपसे सुनी। एक बार बनारस 15 दिन रुक सो गए थे। हाँ, बनारस की टिकट ले लिया था भगत सिंह ने, इन लोगों को साथ में जाना था, लेकिन ट्रेन आने में लेट थी। तो इन्होंने भगत सिंह ने बोला कि मैं एक साथी से मिल के आता हूँ, राजगुरु जी आप यहीं रहिएगा, पुल पे जाइएगा मत। तो ये लोग लौट के आए, फिर ढूंढ रहे हैं कि राजगुरु जी है ही नहीं। पूरा ट्रेन में जाके ढूंढ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं दिखे। तो लोग आशंका तो हुई, डर गए कि हाथ आ गए हो, पुलिस ने मार दिया हो, पता नहीं क्या हो गया हो। तो ये लोग बैठ के पहुंच गए बनारस। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं राजगुरु जी भी आ रहे हैं सामने से।
तो भगत सिंह बोले अरे भाई किधर थे तुम? बोले कि तुम लोग हमको छोड़ के कैसे आ सकते हो? बोले हम लोग पूरा ढूंढे भाई, तुम थे कहाँ पे? बोले जब तुम लोग बहुत लेट कर रहे थे तो मैं देखा और नीचे कुछ लोग अपना बंजारे लोग सोए थे तो जाके उड़ के सो गया मैं भी। बाद में पता चला ट्रेन निकल गई, तुम लोग पहुंच गए। तो नींद में ऐसे थे। उनका आत्मविश्वास ऐसा था कि जब चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया था ना कि इस देश में अगर आप इस राह पे चल रहे हो तो एक कांटों की राह है और यहाँ इनाम में सिर्फ फांसी या गोली मिलेगी। तो राजगुरु जी के अंदर आत्मविश्वास तो था, लेकिन वो उसको परखना भी चाहते थे। उन्होंने किचन में जब सब लोग नहीं थे कोई, किचन में जब तावा को पूरा गर्म किया सर, यहाँ पे दागा उन्होंने एकदम लाल करके तावा को दागा। एक बार फिर उफ नहीं किया उन्होंने, 7 घाव उन्होंने लिए अपने ऊपर और उफ नहीं किए। फिर रात में सो रहे थे तो करा रहे थे क्या। तो आजाद जी बोले कि यार ऐसा मत कर राजगुरु, तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा और अंग्रेज साले तुम्हें क्या डराएंगे। तुम्हारे जैसा वीर पुरुष बस मेरे बगल में खड़ा रहे तो मैं इन अंग्रेजों को खदेड़ दूं। अच्छा, इनके यहाँ बचपन में अनशन में सबसे ज्यादा मारा पीटा राजगुरु और भगत सिंह को ही गया था। जब जेल के में ये लोगों ने अनशन किया था, राजगुरु जी को सर वो अनशन तोड़ नहीं रहे थे, उनकी हालत खराब हो गई थी और न्यूज में आ गया था कि राजगुरु जी दम तोड़ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इनको गिरफ्तार करने की भी एक कहानी है। जब ये पूना आ गए, सैंडर्स को मारने के बाद पूना आ गए तो इनके पीछे लगा दिया गया था एक शरद केसकर, अंग्रेजों के ही साथ का था। वो आके इनसे दोस्ती कर लिया और इनसे देशभक्ति की बातें करता था। मुझे गन बनाने आता है, गन के पुर्जे बनाने आता है। नहीं तो ये बम्बई के गवर्नर उस समय जो अंग्रेजों के थे ना, लेड्रिक्स साइक्स, उसको भी मारने वाले थे, प्लान कर लिए थे, सभा तक चले भी गए थे। ओके। रात में सोते समय जब ये सो रहे थे और सब हथियार वगैरह भी भेजा जा चुका था जो भुसावल में पकड़ लिया गया उसको मारने के लिए। रात में ये सो रहे थे तो उसी व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया तो बोले कौन? तो बाहर से आवाज आई कि एम के लिए संदेश है। तो ये निश्चिंत हो गए। साथ के इनके साथी, राजगुरु जी नहीं, उनके साथी जो थे वो निश्चिंत हो गए। वो दरवाजा खोले तो ब्रिटिश सिपाही अंदर, और जब अंदर आए तो पहले उन्होंने राजगुरु के सर के पास रखी हुई पिस्तौल अपने कब्जे में ली और राजगुरु जी सो ही रहे थे। तो फिर इनको उठाया और वहां पकड़े, इनको बोस्टन जेल लेके गए। तब तक जेल भी अलग थी। भगत सिंह सुखदेव को सेंट्रल जेल में लगते थे, लाहौर सेंट्रल जेल में। जब सैंडर्स मर्डर केस कॉमन हुआ तब सबको एक साथ में ओके। उसके और लिए फिर उनको फांसी की थी। उसके बाद इनको फांसी की। मतलब सर राजगुरु की गाथा अनंत है। मैं ऐसे कहते रहूं ना तो 2-3 एपिसोड बन नहीं, कमाल की बात है। मतलब ये तो मुझे भी अभी पहली बार सुनने में आया कि भगत सिंह और दोनों के बीच में कंपटीशन। इनके यहाँ आज मैं करूंगा। शंकराचार्य जी आए थे इनके घर पे, तो राजगुरु जी ने उनकी सेवा टहल किए और उनसे सीखा जब तक ध्यान कैसे करते हैं, अपने पे कंट्रोल कैसे करते हैं, ब्रह्मचर्य कैसे कंट्रोल करते हैं। 5 दिन तक अन्न जल त्याग के इन्होंने कठोर तप किया था यहीं पर, और 21 दिन तक कड़ी नीम का पत्ता और भीगा हुआ गेहूं खा के देखा था कि मेरा शरीर इस तरह कभी भूखो रहना पड़ गया तो सह सकता है कि नहीं। ये लोग ऐसे ही नहीं जाके दौड़ के एक पुलिस वाले को मार दिया और गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। मतलब बाय बर्थ इन लोगों में सर वो चीज मतलब ईश्वर ने डाल के भेजी थी, देश को आजाद करना। हम इन्हें इंसान कहें तो यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। ये लोग देव पुरुष थे, अवतार ले लिए। मैं तो इनको कहता हूँ सर आप उस वंश से हैं इसलिए हम आपको सलाम करते हैं, लेकिन राजगुरु जी आपके नहीं है, वो पूरे देश के हैं।